Welcome my YouTube channel Heart Wave Nursing Classes. Today we discuss about the very important topic FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक important टॉपिक डील करेंगे जिसका नाम है बेड शोर, डेकुबिटस अल्सर एंड प्रेशर अल्सर। इसके तीन नाम से जानते हैं, या तो इसको बेड शोर बोल सकते हैं, डेकुबिटस अल्सर बोल सकते हैं या प्रेशर अल्सर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बेड शोर की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब बेड शोर या डेकुबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर की डेफिनेशन क्या है। तो हम बोलेंगे द लोकलाइज्ड अल्सरेशन ऑफ localized ulceration of disease is known as bed sore, is known as the bed sore या फिर डेकुबिटस अल्सर। अब ये होता क्यों है बेड सोर या डेकुबिटस अल्सर हॉस्पिटल में? हम देखते हैं कि जो पेशेंट लंबे समय से प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग पे रहते हैं, या ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, पैरालाइज्ड पेशेंट है जो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनमें बेड सोर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो होते कैसे ये देख लेते हैं। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी इसकी बेड सोर होने की? तो अगर आपसे पूछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो आपका आंसर जाएगा पहला, ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट, प्रेशर प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंट एरिया। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर पड़ना स्टार्ट होगा बोनी प्रोमिनेंट एरिया के अंदर, उस वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। उस वजह से क्या होना स्टार्ट होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो सेकेंड, आगे जाके डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दी पर्टिकुलर पार्ट। उस वजह से क्या होगा कि जो हमारा पर्टिकुलर पार्ट है उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। रिजल्टिंग लोकलाइज्ड एरिया के अंदर क्या होने लग जाएगा, नेक्रोसिस होने लग जाएगा, या उस एरिया के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। उस एरिया के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को ही हम बेड शोर बोलते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग क्या हो सकता है, बेड शोर देखने को मिलता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, बेड शोर या डेकुबिटस अल्सर, डेकुबिटस अल्सर या प्रेशर शोर बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेड शोर, डेकुबिटस अल्सर या प्रेशर अल्सर के नाम से इसको जानते हैं। तो डेट्स वाई ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है जो हमने डील करी है। देख लेते हैं क्या पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड बेड रिटर्न, कि एक पेशेंट है जिसको प्रोलॉन्ग्ड बेड रिटर्न हो रहा है, रिजल्टिंग द प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंट एरिया, बोनी प्रोमिनेंट एरिया के अंदर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे क्या होगा कि वहां की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से वहां पर क्या हुआ, अल्सर का फॉर्मेशन होता है। वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, अल्सर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
और रिजल्टिंग वो क्या क्रिएट करेगा, बेड सोर को क्रिएट करता है। ठीक है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। हम बात करते हैं इटियोलॉजी, क्या इटियोलॉजी रही है इसके पीछे। तो पहली इटियोलॉजी तो हमारा प्रेशर पर, पहली इटियोलॉजी क्या हो सकती है, प्रेशर। सेकंड इटियोलॉजी हमारी हो सकती है फ्रिक्शन। थर्ड इटियोलॉजी हमारी हो सकती है, पहला कारण तो प्रेशर। अगर आपसे पूछे द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बेड सोर का मोस्ट कॉमन कोज अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर जाएगा प्रेशर। सेकंड फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, थर्ड मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, मॉइस्चर भी सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज। साथ ही मोस्ट फेवरेबल होता है, मोस्ट फेवरेबल होता है, मतलब यदि मॉइस्चर वहां पर नमी बनी हुई है, वहां पर कुछ बार बार गीला हो रहा है बेड, जैसे हमारी बोतल लीक हो जाए, कैनुला लीक हो जाए, तो उस एरिया के अंदर क्या होता है कि जब वो मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो बेड सोर के चांसेस बन जाते हैं। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखते हो, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, आपको पता चलेगा कि मॉइस्चर की वजह से बेड सोर के कारण बनता है। फोर्थ क्या रीजन हो सकता है, तो शेयरिंग फोर्स। क्या हो सकता है, शेयरिंग फोर्स हो सकता है। शेयरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक पेशेंट है, वो लेटा हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में उसको बार बार फोर्स लग रहा है, तो शेयरिंग फोर्स भी क्या कारण हो सकता है, उस वजह से भी बेड सोर के हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कितने डिग्री का एंगल बनता है शेयरिंग फोर्स में, तो आपका आंसर जाएगा कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का एंगल का बनता है। ठीक है, तो इटियोलॉजी अगर आपसे पूछे व्हाट इज द इटियोलॉजी, तो आप बताओगे प्रेशर और द प्रेशर इज अ मोस्ट कॉमन कॉज है, देन फ्रिक्शन हो सकता है, थर्ड मॉइस्चर हो सकता है, फोर्थ शेयरिंग फोर्स हो सकता है। आगे हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर कि बेड सोर होने की क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। बेड सोर होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ए पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो हो सकता है कि ओबेज पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो ओबेज है उनमें बेड सोर देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट जो ओबेज है, मोटे हैं, उनके अंदर देखने को मिलेगा ओबेज पेशेंट, बिकॉज वो पेशेंट का मूवमेंट कम होगा, वो पेशेंट लंबे समय तक बेड पे बैठा हुआ है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, उस वजह से बेड सोर के चांसेस बन सकते हैं। सेकंड मोस्ट क्या कारण हो सकता है और ओबेज पेशेंट के अंदर, सॉरी, और क्या कारण हो सकता है रिस्क फैक्टर में, थिन पेशेंट, या तो फिर एकदम खत्म पेशेंट हो। थिन पेशेंट मतलब बहुत ज्यादा पतला पेशेंट हो, जिसमें कुछ भी फैट परसेंट ही नहीं है, एकदम थिन है, पतला दुबला है, और लंबे समय से बेड रेस्ट पे, तो अल्सर का फॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, तो ओबेज पेशेंट, थिन पेशेंट, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट। और क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिसको अवेयरनेस नहीं है, अल्टर्ड सेंसोरियम है, तो उस पेशेंट को भी बेड सोर के चांसेस होते हैं। पैरालिसिस पेशेंट, पैरालिसिस पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसके मूवमेंट बंद हो रहे हो, वो उसके भी चांसेस है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट पर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट है, उसको भी बेड सोर के चांसेस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, इसके अलावा ओबेस पेशेंट, थिन पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, पैरालिसिस पेशेंट, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट, इन सब में बेड सोर के चांसेस हैं। एज वेल एज पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन वो ले रहा है, लो प्रोटीन डाइट ले रहा है, तो उस वाले केस में भी हम बोल सकते हैं कि बेड सोर के चांसेस हो सकते हैं। ये सब रिस्क फैक्टर हैं जो डील करते हैं, लीड करते हैं किसको, बेड सोर को। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इटियोलॉजी देखी, इटियोलॉजी में प्रेशर पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देन फ्रिक्शन हो सकता है, देन मॉइस्चर हो सकता है, देन शेयरिंग फोर्स हो सकता है, ये सब रीजन है इसके लिए। अब हम आगे बात करते हैं प्रेशर एरिया, मतलब बॉडी में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पर प्रेशर पड़ने के चांसेस है और वहां पर अल्सर के फॉर्मेशन होते होते हैं।
तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्केपुला। स्केपुला वाला जो रीजन है हमारे शोल्डर के जस्ट पीछे, स्केपुला वाला रीजन जब सुपाइन पोजीशन में होता है या बोनी प्रोमिनेंट एरिया है, यहाँ पर अल्सर के चांसेस बनते ही बनते हैं। तो प्रेशर एरिया की बात करें हम, मोस्ट कॉमन एरिया बोल सकते हैं इनको, उसके अंदर सबसे पहले आता है प्रेशर एरिया। प्रेशर एरिया में सबसे पहले स्केपुला, स्केपुला वाला पॉइंट आ जाएगा। देन हमारे बटक्स वाला रीजन हो सकता है, बटक्स वाले रीजन पर हो सकता है। थर्ड हमारे हील वाले रीजन पे हो सकता है, हील वाला रीजन हो गया, बटक्स हो गए, एल्बो हो गया। ये बोनी प्रोमिनेंट एरिया होता है जहां पर किसके चांसेस होते हैं, प्रेशर पॉइंट के चांसेस होते हैं, मतलब अल्सर के चांसेस बनते हैं इन एरिया। ये बोनी प्रोमिनेंट एरिया है और इन बोनी प्रोमिनेंट एरिया पर, बोनी प्रोमिनेंट है ना, बटक्स हो गया, सेक्रम रीजन जिसको बोलते हैं, सेक्रम वाला पॉइंट, वहां पर बोनी प्रोमिनेंट एरिया होते हैं जहां पर किसके चांस है, प्रेशर अल्सर के चांसेस, किसके चांसेस हैं, प्रेशर अल्सर के चांस है। बात समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगी आपको। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइट। अगर आपसे पूछें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेड सोर, बेड सोर की कौन कौन सी साइट है, तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पोजीशन हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो सबसे पहले हमारा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेड सोर की अकॉर्डिंग टू द पोजीशन देख रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, चल के कौन सा पॉइंट आ जाएगा बता दीजिए आप। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, उसका नाम बताओ आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, जैसे पेशेंट सुपाइन पोजीशन पर होता है तो कौन कौन से एरिया में प्रेशर लग सकता है, एरिया की बात करते हैं हम, जिन एरिया पर बोनी प्रोमिनेंट देखने को मिल रहा है। जैसे पेशेंट सुपाइन पे लेटा हुआ है, इस प्रकार से पेशेंट है हमारा, और ये नन्हा सा बच्चा मान लीजिए, छोटा सा, और ये ऐसे सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो कहाँ कहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, एक तो उसके ऑक्सीपिटल एरिया में प्रेशर पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, ऑक्सीपिटल एरिया। दूसरा कहाँ प्रेशर पड़ सकता है, प्रेशर पॉइंट इसका दूसरा हो सकता है स्केपुला, कहाँ पर हो सकता है, स्केपुला वाले रीजन को हो सकता है। तीसरा इसका सेक्रम हो सकता है, क्या हो सकता है, सेक्रम हो सकता है। और चौथा इसका जो एरिया हो सकता है, हील वाला एरिया हो सकता है। तो सुपाइन पोजीशन में जब पेशेंट रहेगा तो चार एरिया हैं जहां पर उसके क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर के चांसेस होते हैं, ऑक्सीपिटल एरिया, स्केपुला रीजन, सेक्रम रीजन और हील। सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको या तो स्केपुला रीजन पे या सेक्रम रीजन पे, लेकिन आपका आंसर जाएगा मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है हमको सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है तो सेक्रम रीजन पर हमको सबसे ज्यादा बेड शोर देखने को मिलता है। बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं, जब पेशेंट कौन सी पोजीशन पर हो, पेशेंट हमारा हो प्रोन पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में हो पेशेंट, प्रोन पोजीशन में हो, तब कौन कौन से साइट पर उसको प्रेशर लगेगा बताइए आप मुझे। फॉर एग्जांपल हमारा ये पेशेंट है, ये उल्टा लेटा हुआ है, कैसे लेटा हुआ है, उल्टा इस टाइप से लेटा हुआ है, ठीक है। जब उल्टा हाँ, उल्टा जब लेटता है पेशेंट तो हमको पता है कि चिक वन साइड पर होता है, ईयर और चिक, यानी नन्हे नन्हे से बच्चा लेट रहा है और उसके गाल वन साइड है, तो उसके वहां पर अल्सर होने के चांस है, क्योंकि ब्रोनी प्रोमिनेंट एरिया है, इस पर प्रेशर पड़ेगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, वहां की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली वहां अल्सर का फॉर्मेशन होने के चांसेस है। फिर आगे जाते हैं प्रोन में,
तो और कहाँ पर हो सकता है, नी जॉइंट पर। कहाँ पर हो सकता है, नी जॉइंट पर अल्सर का फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। देन उसके कहाँ पर हो सकता है, हील वाले एरिया के अंदर भी अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोन पोजीशन में। यदि पेशेंट हमारा किस पोजीशन में है, पेशेंट हमारा लेटरल पोजीशन में है। बहुत सारे पेशेंट आपने देखे होंगे, ना तो वो सीधे सोते हैं ना उल्टे सोते हैं, वो एक साइड की करवट लेके सोते हैं। जैसे हम भी घर पे सोते हैं तो क्या वन साइडेड करवट लेके सोते हैं, तो वैसे ही पेशेंट लंबे टाइम के लिए लेटरल पोजीशन में बैठा हुआ है। थर्ड हो गया सी टाइप, जिसको बोलते हैं लेटरल पोजीशन। तो पेशेंट जैसे वन साइड सोता है, तो वन साइड लेटरल पोजीशन में क्या होगा, उसके ईयर प्लस चिक का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है, एज वेल एज फीमर सॉरी उसके एक हैंड का इन्वॉल्वमेंट होगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर ट्रोकेंटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, फीमर का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, और उसका हील वाला एरिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन आपसे पूछे द मोस्ट कॉमन साइट इन द लेटरल पोजीशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। कौन से एग्जाम में, नॉरसेट में। और ये पहले नॉरसेट नहीं होता था, तो उस समय दिल्ली एम्स में ये एग्जाम में आया था। किस में आया था, दिल्ली के एक दिल्ली का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम लगा था, वहां पूछा गया कि लेटरल पोजीशन में जो पेशेंट है वो लंबे टाइम के लिए बैठा हुआ है, उसको बेड सोर होने के किस साइड पे सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप बोलोगे ग्रेटर ट्रोकेंटर इज अ मोस्ट कॉमन साइट इन लेटरल पोजीशन, हैव द चांसेस ऑफ द बेड सोर। समझ में आई। देन वी डिस्कस अबाउट डी। बात करते हैं हम लेटरल पोजीशन के बाद, हमारा आता है सेमी फाउलर फाउलर पोजीशन। किस पर है, फाउलर पोजीशन पर है पेशेंट। तो कौन सी साइड पर बेड सोर होने के चांसेस होंगे, तो जैसे पेशेंट फाउलर पोजीशन पर आता है, क्या आता है, पेशेंट जब फाउलर पोजीशन पर होता है तो उसके बेड सोर होने के चांसेस बन जाते हैं हमारे, या तो वर्टेब्रा रीजन पर, या सेक्रम रीजन पर, या फिर हील वाले रीजन पर। बिकॉज होगा क्या कि ये पेशेंट है हमारा, ये बेड है ऐसे सुपाइन वाला, ये पेशेंट लेटा हुआ है हमारा, बेचारा नन्नासक पेशेंट है, तो ये ऐसे लेटता है। जब ऐसे लेटता है तो एक प्रेशर तो हमारी वर्टेब्रा पे पड़ेगा, एक प्रेशर हमारे सेक्रम पर पड़ता है, और एक प्रेशर पॉइंट हमारे हील वाले रीजन पे पड़ता है। बात समझ में आ रही क्या, डेफिनेटली आ रही होगी। तो फाउलर पोजीशन में जो हमारा होगा, सेक्रम रीजन, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी भी। तो अगर आपसे पूछे कि पेशेंट फाउलर पोजीशन में, तो बेड सोर होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ है, सेक्रल रीजन पर है। अगर आपसे पूछे लेटरल पोजीशन में पेशेंट है तो सबसे ज्यादा बेड सोर होने के चांसेस कहाँ है, आप बोलोगे ग्रेटर ट्रोकेंटर पर है। यदि पेशेंट हमारा प्रोन पोजीशन में है तो सबसे ज्यादा बेड सोर होने के चांसेस कहाँ है, तो आप बोलोगे नी जॉइंट पर सबसे ज्यादा होने के चांस है। और हमारा पेशेंट सुपाइन पर है तो सबसे ज्यादा बेड सोर होने के कौन सी साइट है, तो आप बोले सेक्रम और स्केपुला है। बहुत सारे बुक्स में आपको स्केपुला भी मिलेगा, जो कि मोस्ट कॉमन साइट होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, तो आप सेक्रम पर जा सकते हो। यदि ऑप्शन में सेक्रम नहीं है, देन आप स्केपुला पे जाओ, वो बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंप्लीट पढ़ लिया है सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, फाउलर पोजीशन। जो मोस्ट कॉमन साइट अल्सर होने के चांस है वो भी हमने देख लिए। अब नया टॉपिक हमारा बनता है बेड सोर के अंदर, वो आता है स्टेजेस ऑफ द बेड सोर। क्या बनता है नया टॉपिक हमारा, स्टेजेस ऑफ द बेड सोर। स्टेजेस ऑफ बेड सोर। तो बेड सोर की हमारी बेसिकली कितनी स्टेप होती है, 4 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है, 4 स्टेप होती है। बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट, बेड सोर। बेड सोर की पहली स्टेज होती है, इसमें क्या होता है ये बता दो।
इसके अंदर हमारा जो होता है स्किन इंटेक्ट रहती है, और ये जो हमारा होता है नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा देखने को मिलता है। इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ द बेड सोर। इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर in which skin is intact। अगर आपसे पूछे ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें हमारी स्किन जो है वैसी की वैसी बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर, जिसमें हमारी स्किन जो होती है रेड और इन्फ्लाम्ड होना स्टार्ट होती है, लेकिन स्किन डैमेज नहीं होती है। स्किन क्या नहीं होती? डैमेज नहीं होती है। स्किन इज इंटेक्ट। नोट लगा के लिख सकते हो, नॉट डैमेज, नॉट डैमेज। ठीक है, डैमेज नहीं होगी स्किन, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा पॉइंट है इसमें क्या होता है, नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा भी बोलते हैं इस स्टेज को। क्या बोलते हैं? नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा के नाम से भी इस स्टेज को जाना जाता है। आपसे बोले द नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा इज नोन एज द स्टेज फर्स्ट, किस नाम से जाना जाता है इसको? स्टेज फर्स्ट को किस नाम से जानते हैं? नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब थर्ड हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आगे इसी के अंदर, इसको हार्डिंग साइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेराल्डिंग साइन के नाम से भी जानते हैं इसको। हार्डलिंग साइन क्या होता है? अगर आपसे पूछे हार्डिंग साइन क्या होता है तो आप क्या आंसर बताओगे? अगर आपसे हार्डिंग साइन के बारे में पूछ ले तो आप क्या आंसर दे दोगे? कि इसके अंदर क्या होता है कि हैव द चांसेस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। हेराल्डिंग साइन बोल देते हैं, और हार्ड हेराल्डिंग साइन इंडिकेट करता है हैव द चांसेस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बेड सोर फर्दर कॉम्प्लिकेशन, फर्दर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, फर्दर इन्वॉल्वमेंट मतलब आगे जाकर ये और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेगा और ये बेड सोर की फर्दर स्टेज की ओर ग्रो करना स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं हार्डिंग साइन। हार्डिंग साइन इज ए इंडिकेटर ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, या फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, हार्डिंग साइन क्या है? स्टेज फर्स्ट को इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमने स्टेज फर्स्ट को रिकवर नहीं किया है तो कहां पर चल जाएगा? सेकंड स्टेज में चल जाएगा। तो आपसे पूछे हार्डिंग स्टेज कहां पर नजर आती है, ये हेराल्डिंग साइन कहां पर नजर आता है, तो आप आंसर दोगे स्टेज फर्स्ट के अंदर नजर आता है। नॉन ब्लिंचेबल रिदमा किसको बोलते हैं? स्टेज फर्स्ट को ही बोलते हैं, बिकॉज इन दिस स्टेज द स्किन इज इन्फ्लाम्ड। इन दिस स्टेज में क्या होता है? इन्फ्लामेशन सीन होता है इन फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर। इन फर्स्ट stage of the bed sore, inflamed skin, inflammation, inflammation may seen resulting redness। रिजल्टिंग क्या नजर आएगा आपको? रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, ये सब नजर आएगा स्टेज फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछे कि स्किन का कलर कौन सा हो जाता है, तो रेड हो जाता है। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर द पेन इज प्रेजेंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर में क्या प्रेजेंट होता है? दर्द भी प्रेजेंट होता है। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर, फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर पेन इज प्रेजेंट। पहली स्टेज की जो बेड सोर होती है उसमें पेन भी प्रेजेंट होगा, स्किन इंटेक्ट होती है, रेडनेस स्वेलिंग नजर आएगी, इन्फ्लामेटरी स्टेज बोलते हैं इसको।
हेराल्डिंग साइन ये इंडिकेट करता है फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस है इफ नॉट ट्रीटेड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बेड सोर, नॉन ब्लिंचेबल एरिथमा के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसके अंदर स्किन जो होती है इंटेक्ट बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकंड स्टेज आती है, उसको बोलते हैं हम क्या, अब हमारे सेकंड स्टेज का नाम है स्टेज सेकंड बेड सोर। पहले स्टेज ऑफ बेड सोर समझ में आया, डेफिनेटली समझ में आएगा, कंपैरिजन करेंगे अभी चारों स्टेज में, पहले पढ़ लेते हैं वन बाय वन। सेकंड स्टेज ऑफ बेड शोर, ठीक है, तो सेकंड स्टेज ऑफ बेड शोर में क्या नजर आएगा आप हमको, इन दिस स्टेज पार्शियल थिकनेस ऑफ स्किन देखने को मिलती है, जबकि पहली स्टेज में क्या होता है, एपिथेलियम लेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पर एपिथेलियम लेयर प्लस डर्मिस लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज involvement of, in this stage involvement of epidermis, epidermis plus dermis but not involvement of, but not involvement of subcutaneous tissue। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इन सेकेंड स्टेज ऑफ द बेड सोर के अंदर हमको एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर का इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा, लेकिन सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर हम इसको ऐसे समझें, डीप में जाकर थोड़ी बात समझें, तो ऊपर की ओर डर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, फिर डर्मिस लेयर होती है, ऐसे देखोगे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, और नीचे बोन एंड टेंडन होते हैं। क्या होते हैं, बोन होती है और टेंडन होते हैं। तो इस लेयर का इन्वॉल्वमेंट तो हो ही जाएगा, और हमारे एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट ये वाला एरिया हमको क्या होगा, विजिबल होगा। विजिबल का मतलब होगा दिखने को तो मिलेगा, बस इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। इन सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, ठीक है, बट नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ओनली विजिबल होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, विजिबल होना स्टार्ट होते हैं, दिखते हैं हमको, विजिबल ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सेकेंड स्टेज ऑफ द बेड सोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार लाइन बोल सकते हो आप, इन सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर, इन सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर, इन सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर ब्लिस्टर फॉर्मेशन, in which pus is present। सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर होगा जिसमें ब्लिस्टर का प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ उसके अंदर पस का फॉर्मेशन भी आपको देखना, पस प्रेजेंट, ये प्रेशर नहीं होगा, पस पस का क्या होगा, प्रेजेंट हो सकता है उस एरिया के अंदर। ठीक है, हटा देते हैं इसको, रिमूव कर देते हैं, वरना आप बोलोगे कि रिमूव नहीं किया, हो नहीं रहा है, छोड़ो। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ द बेड्स और ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा। अगर आपसे पूछे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, नॉरसेट का क्वेश्चन है ये, पहले आता था, अब तो ये आएगा नहीं क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, सबने रट रखा है। इन सेकेंड स्टेज ऑफ द बेड्स और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और पस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ बेड्स और को हम बोलते हैं पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होती है, इसके अंदर क्या होती है,
पार्शियल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस। पार्शियल थिकनेस ऑफ स्किन का लॉस देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज ऑफ द बेड सोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी स्टेज के अंदर, इन थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर के अंदर पेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पेन प्रेजेंट होगा। और स्किन का जो कलर, उस कलर कौन सा हो जाता है स्टेज में, जिस प्रकार से फर्स्ट डिग्री ऑफ बेड सोर का जो कलर था रेड देखने को मिलता है, इन सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर का कलर हमारा ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लूइश कलर का देखने को मिलता है, ब्लूइश देखने को मिलता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है। ठीक है, पेन प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसमें एपिडर्मिस डर्मिस लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। साथ ही साथ इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन सबक्यूटेनियस टिश्यू विजिबल देखने को मिलते हैं। पार्शियल थिकनेस स्किन होती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर। इसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज ऑफ द बेड सोर। थर्ड स्टेज का नाम क्या है? थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर। थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर। इन थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर में हमको देखने को मिलेगा फुल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस होगा यहाँ पर। फुल थिकनेस स्किन लॉस होगा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो आपका आंसर जाएगा इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ। और इस स्टेज में हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, इन दिस स्टेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो तीनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा इसके अंदर, एपिडर्मिस का भी होगा, डर्मिस का भी होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू का भी होगा, बट नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, नॉट, बट नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन एंड टेंडन, बोन एंड टेंडन। तो अगर आपसे पूछे बोन और टेंडन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर नहीं होता है, थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर में बोन एंड टेंडन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर विजिबल होने लग जाते हैं बोन एंड टेंडन। क्या हो सकते हैं? विजिबल तो होंगे लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो एपिडर्मिस डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू पूरे के पूरे आपको देखने को मिलते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं किसके अंदर? थर्ड डिग्री बेड सोर के अंदर, बट नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोन एंड टेंडन। ठीक है, इन थर्ड स्टेज ऑफ द बेड सोर आप ऐसे मान सकते हो कि स्किन का जो कलर होगा कैसा हो जाता है? स्किन का कलर हमारा ब्राउन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? ब्राउन होने लग जाता है। और वहां पर पस का फॉर्मेशन भी होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर पेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पेन प्रेजेंट होगा और पेन मैक्सिमम होता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, इन विच स्टेज ऑफ द बेड सोर द मैक्सिमम पेन इज सीन। अगर सबसे ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा तो थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर के अंदर देखने को मिलता है। लास्ट में हमारी एक स्टेज आती है जिसका नाम है 4 डिग्री बेड सोर। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है हमारी, फोर्थ डिग्री, फोर्थ डिग्री बेड सोर। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हुआ? फर्स्ट डिग्री बेड सोर होगा, इसको डिग्री फर्स्ट डिग्री बेड सोर, डिग्री बेड सोर। सेकंड डिग्री बेड सोर, सेकंड डिग्री बेड सोर। थर्ड डिग्री बेड सोर में हमको देखने को मिलता है क्या? फुल थिकनेस स्किन लो। फोर्थ डिग्री बेड सोर के अंदर क्या होगा बता दो आप। तो इन दिस स्टेज फुल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस हो जाएगी, फुल। ठीक है,
फुल थिकनेस स्किन लॉस तो होना ही है इसमें, प्लस बोन एंड टेंडन, बोन प्लस टेंडन में इन्वॉल्वमेंट। इन दिस स्टेज ऑफ द बेड सोर बोन और टेंडन का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस का तो इन्वॉल्वमेंट है इसे, प्लस डर्मिस का भी है, प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू भी है, प्लस बोन एंड टेंडन भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बोन और टेंडन भी आता है। और इसमें जो स्मेल नजर आती है, फाउली स्मेल देखने को मिलती है। कैसे स्मेल देखने को मिलती है? फाउली, फाउली स्मेल नजर आती है, सबसे बैड स्मेल नजर आती है इसमें। अगर आपसे पूछे कि पस का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में हो जाता है, तो थर्ड स्टेज में होना स्टार्ट होता है पस का फॉर्मेशन। जबकि थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर के अंदर, थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर के अंदर फाउल स्मेल नजर आती है। क्या नजर आती है? फाउल स्मेल नजर आएगी। और इसमें स्किन का कलर कैसा हो जाता है? स्किन का कलर पूरा का पूरा ब्लैक नजर आएगा। क्या नजर आता है? ब्लैक नजर आता है। इस टाइप से आप बोल सकते हो। और इस 4th डिग्री बेड शोर के अंदर स्टार लगा लेना, इन 4 डिग्री बेड शोर पेन इज एब्सेंट। पेन क्या होता है यहाँ पर? एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों बोलना कि सर इन दिस स्टेज, इस वाले स्टेज में क्या होता है कि नर्व का इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है। जब नर्व डैमेज हो जाएगी तो सेंसेशन ही नहीं आएंगे, और जब सेंसेशन नहीं आएंगे तो पेन पेशेंट को फील नहीं होगा। इन 4th स्टेज ऑफ बेड सोर द पेन इज एब्सेंट, स्किन कलर इज ब्लैक और फाउली स्मेल नजर आती है। तो हमने चारों डिग्री के बेड सोर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इमेज से समझते हैं और कंपेरिजन करते हैं तीनों में। ठीक है, तो हमारे पास ये रही बेड सोर की इमेज। फर्स्ट डिग्री बेड सोर, सेकंड डिग्री बेड सोर, थर्ड डिग्री बेड सोर, फोर्थ डिग्री बेड सोर हमने देख लिया। क्या बीमारी आएगी? एक बार वापस लेते हैं। ठीक है, एक बार वापस इमेज लेके आते हैं उसको, 4 डिग्री बेड सोर की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट डिग्री बेड सोर देख लिया, सेकंड डिग्री बेड सोर हमने समझ लिया था। अब हम 4 डिग्री बेड सोर, तीनों चीजों को एक साथ समझेंगे और कंपैरिजन करेंगे। बस आपको सुनना है। क्या करना है? आपको सुनना है, तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। हम्म। अब देखो फर्स्ट डिग्री बेड सोर के अंदर क्या होता है कि वन बाय वन डील करते हुए चलते हैं, और पेन के साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। हम फर्स्ट डिग्री बेड सोर की बात करेंगे। इन फर्स्ट डिग्री ऑफ बेड सोर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एपिडर्मिस लेयर, कौन सी लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है? एपिडर्मिस का रेडनेस नजर आती है, उसमें क्या नजर आती है? रेडनेस नजर आती है। लेकिन वहां पर स्किन कैसी होती है? इंटेक्ट होती है, बनी हुई रहती है, कोई डैमेज नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये रेडनेस नजर आ रही है आपको, लेकिन एपिडर्मिस लेयर का क्या नहीं हुआ है? इन्वेजन नहीं हुआ है। तो ऊपर ऊपर ही रेडनेस नजर आ रही है आपको। तो रेडनेस ऑफ स्किन सीन होती है फर्स्ट डिग्री ऑफ बेड सोर के अंदर। सेकंड डिग्री ऑफ बेड सोर के अंदर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नजर आ रहा होगा, इस टाइप से ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो गया। एपिडर्मिस प्लस डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सबक्यूटेनियस टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, जबकि थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर के अंदर एपिडर्मिस प्लस डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड डिग्री बेड सोर होता है। इन सेकंड डिग्री बेड सोर में क्या होता है? ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नजर आएगा आपको। क्या नजर आएगा? ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नजर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन फर्स्ट डिग्री बेड सोर में पेन प्रेजेंट होता है,
सेकंड में भी पेन प्रेजेंट होता है, थर्ड डिग्री बेड सोर में भी पेन प्रेजेंट होता है, लेकिन फोर्थ डिग्री बेड सोर में पेन एब्सेंट होता है, बिकॉज वहां पर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट होता है। फोर्थ डिग्री बेड सोर के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यूज के साथ साथ बोन और टेंडन का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो आपसे पूछे पार्शियल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस कहां पर होता है, सेकंड डिग्री ऑफ इसमें होता है, सेकंड डिग्री ऑफ बेड सोर के अंदर। थर्ड डिग्री बेड सोर के अंदर फुल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट के अंदर तो कंप्लीट स्किन लॉस के साथ साथ क्या इन्वॉल्वमेंट होने लग जाएगा, बोन एंड टेंडन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है फोर्थ डिग्री ऑफ बेड सोर। फोर्थ डिग्री ऑफ बेड सोर तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत डेंजर कंडीशन होती है, पूरा का पूरा पेशेंट का जो बेड सोर स्मेल मारना स्टार्ट कर देता है, फाउल स्मेल आना स्टार्ट होती है, बहुत डेंजर कंडीशन हो जाती है, बोन और टेंडन का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि स्किन का कलर यहाँ पर रेड हो जाता है, यहाँ पर कौन सा हो जाता है ब्लू, यहाँ पर कौन सा हो जाता है ब्राउन, और लास्ट स्टेज में कौन सा हो जाता है ब्लैक कलर का स्किन देखने को मिलती है। ये था हमारा 4 स्टेजेस ऑफ द बेड सोर। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज देखी। फर्स्ट डिग्री बेड सोर भी बोल सकते हो उसको आप, सेकंड डिग्री बोल दो, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। आपसे पूछे हेराल्डिंग साइन क्या है, तो बोलना इट इज इंडिकेटर ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेड सोर। ये इंडिकेट करता है कि बेड सोर के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर को नहीं रोका तो। आपसे बोले हेराल्डिंग साइन कहाँ नजर आता है, फर्स्ट डिग्री ऑफ बेड सोर में नजर आता है। नॉन ब्लिंचियल एरिथमा किसको बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री बेड सोर को बोलते हैं। ब्लिस्टर किस में नजर आता है, सेकंड डिग्री बेड सोर में नजर आता है। पस का फॉर्मेशन कब हो जाता है, थर्ड डिग्री बेड सोर में हो जाता है। आपसे पूछे फाउली स्मेल कब नजर आती है, फोर्थ स्टेज ऑफ बेड सोर में नजर आती है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बेड सोर की स्टेजेस पढ़ने के बाद हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट ऑफ बेड सोर। अब बेड सोर का हम पता कैसे चलाएं, किस पेशेंट को बेड सोर होने की चांसेस है या संभावना है, कैसे बचे हम कि पेशेंट को बेड सोर ही ना हो। ठीक है। असेसमेंट ऑफ द बेड सोर, तो एक स्केल होता है बेड सोर का, असेसमेंट करते हैं हम ब्रेडन स्केल से। किससे करते हैं, ब्रेडन स्केल। ये ब्रेडन स्केल जो होता है, ये ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, या फिर ये बोल सकते हैं ये रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट ऑफ बेड सोर। बेड सोर के कितने चांसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस स्केल को बनाया। दिस स्केल इज इन्वेंटेड बाय, और ये स्केल किसने इन्वेंटेड किया था, नाम बताओ। बारबेरा, बारबेरा ब्रेडन एंड नैन्सी ब्रेगेस्ट्रोम। ठीक है। बारबेरा ब्रेडन और नैन्सी ब्रेगेस्टोन दोनों ने मिलकर इस इस स्केल का आइडेंटिफिकेशन किया था, इन्वेंटेड किया था, और इसको इन्वेंटेड किया था 1987 में। कब किया था, 1987 में इसका इन्वेंटेड किया था। अगर आपसे पूछे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस स्केल का इन्वेंशन कब किया था, तो आप बोलोगे 1987 में। किसने किया था, नैन्सी ब्रेगेस्टोम और बारबेरा ब्रेडन के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया था, उसको नाम दिया ब्रेडन स्केल। क्या नाम दिया, ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल किसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, रिस्क ऑफ द बेड सोर। बेड सोर के असेसमेंट को या बेड सोर के रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्रेडन स्केल का यूज करते हैं। इस ब्रेडन स्केल का मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है बता दो। मैक्सिमम स्कोर, अगर आपसे ब्रेडन बेड सोर का मैक्सिमम स्कोर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे। हम्म, ठीक है। अगर आपसे असेसमेंट ऑफ बेड सोर का असेसमेंट पूछे कोई,
कि किसने किया ब्रेडन स्केल, तो मैक्सिमम स्कोर कितना होता है ब्रेडन स्केल का, तो आप बताओगे, और मिनिमम स्कोर कितना होता है। अगर आपसे मिनिमम स्कोर ऑफ मिनिमम, अगर कोई आपसे मिनिमम स्कोर ऑफ बेडसोर पूछे, मिनिमम स्कोर ऑफ बेडसोर, तो आपका आंसर जाएगा कितना 6, और मैक्सिमम स्कोर ऑफ बेडसोर पूछे तो आपका जाएगा 23। कितना जाएगा 23। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर पूछा जा सकता है ब्रेडन स्केल का, तो मिनिमम तो आप 6 दोगे और मैक्सिमम 23 नंबर आप दोगे। हम बात करते हैं पैरामीटर, कितने टोटल कितने पैरामीटर होते हैं इन ब्रेडन स्केल के अंदर, टोटल 6 पैरामीटर इन ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल के अंदर हमारे 6 पैरामीटर होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं आप समझ लेते हैं। देखो हम एक ट्रिक से याद करेंगे, मेन एमएस एन, जितने भी आदमी आईपीएल देखते हैं सब, और आईपीएल देखते हैं तो सब दीवाने हैं किसने, चेन्नई सुपर किंग के, और चेन्नई सुपर किंग में भी एक बंदा है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक, एम एस धोनी। तो एम एस धोनी से हम ध्यान कर सकते हैं कि मेन एम एस फैन क्या हो सकता है, ट्रिक ऐसे आएगी, मेन एम एस फैन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। आदमी किसके फैन है, महेंद्र सिंह धोनी के फैन है। ट्रिक सही कर लेते हैं एक बार, गलत होगी ये। 6 पैरामीटर होते हैं, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछें तो आप बोलोगे ट्रिक का नाम है मेन एमएस फैन। मेन एमएस फैन, 6 पैरामीटर हो गए। एम का मतलब क्या हो गया, मोबिलिटी। ए का मतलब क्या हो गया, एक्टिविटी। एन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन। और फिर दूसरे एम का मतलब क्या होगा, मॉइस्चर। इसके बाद भी क्या हो जाएगा, शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग। और एफ का मतलब क्या होगा, फोर्स, फ्रिक्शन। ठीक है, तो मेन एमएस फैन आपको देखने को मिलेगा। अगर इस सेंसरी परसेप्शन होगा, हम्म, ये एस का मतलब क्या होगा, सेंसरी परसेप्शन होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन देखने को मिलेगा। और एस का मतलब होता है सेंसरी परसेप्शन, और इसका मतलब होता है एफ का मतलब फ्रिक्शन और शेयरिंग फोर्स। क्या देखने को मिलेगा, शेयरिंग फोर्स, कितना रिस्क है इन सबका। तो 6 पैरामीटर तो मेन एमएस फैन की ट्रिक से याद रखोगे। एम का मतलब मोबिलिटी, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन। एम का मतलब मॉइस्चर, एस का मतलब सेंसरी परसेप्शन, और इसके बाद एफ का मतलब होगा फ्रिक्शन और शेयरिंग फोर्स। ठीक है, मेन एमएस फैन से आप याद रखोगे। मिनिमम स्कोर कितना होगा, तो मिनिमम स्कोर हमेशा हमारा 1 रहेगा, और मैक्सिमम स्कोर हमारा कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो कोई मोबिलिटी कर रहा है,
वो कम मोबिलिटी कर ही नहीं रहा है तो मिनिमम आप 1 नंबर तो दोगे ही सही उसको। और बहुत अच्छी कर रहा है तो 4 नंबर आप दोगे। एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहा है 1 नंबर दोगे, बहुत अच्छी कर रहा है 4 दोगे, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहा है तो आप इसे 1 दोगे, कुछ बहुत खा पा रहा है, बहुत अच्छा खा रहा है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है तो आप उसको 4 नंबर दोगे। मॉइस्चर में रहता है 1 नंबर दोगे, एकदम मॉइस्चर में नहीं रहता है 4 नंबर दोगे, सेंसरी परसेप्शन उसके डिस्टर्ब हो रहे हैं 1 नंबर दोगे, नहीं हो रहे हैं तो हम उसको मैक्सिमम स्कोर देंगे। फ्रैक्शन ऑफ शेयरिंग फोर्स के चांस से 1 नंबर दोगे, नहीं है तो 3 नंबर दोगे। यहाँ पे कितने नंबर दोगे? 3 नंबर। तो सब में 1 1 1 1 करोगे तो टोटल स्कोर आ जाएगा 6। इसका टोटल स्कोर आएगा मैक्सिमम का 23। ठीक है, तो इस प्रकार से काउंट किया जाता है। तो आपसे पूछे ये ब्रेडन स्केल का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 6। मिनिमम स्कोर कितना होता है? 23 होता है। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। रिजल्ट रिजल्ट देख लेते हैं ब्रेडन स्केल का। तो ब्रेडन स्केल का जो रिजल्ट है उससे ये पता चलता है कि यदि स्कोर आपका 19 से 25, 19 से 23 के बीच में आ रहा है तो नो रिस्क ऑफ बेड सोर। क्या है? नो रिस्क ऑफ बेड सोर। किसी पेशेंट का मैं स्कोर लूं और ब्रेडन स्केल के अकॉर्डिंग उसका स्कोर 19 आ जाए या 23 आ जाए तो मैं बोलूंगा नो चांसेस ऑफ द बेड सोर, कोई उसको बेड सोर के चांसेस नहीं है। लेकिन यदि उसके स्कोर कितना रहा है? 15 से 18 आ रहा है। कितना स्कोर आ रहा है? 15 से 18 आ रहा है तो माइल्ड रिस्क है किसकी? माइल्ड रिस्क है बेड शोर की। माइल्ड रिस्क ऑफ बेड शोर, और इसको प्रिवेंटेबल स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिवेंटेबल स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में हम पेशेंट को बेड शोर होने से बचाते हैं। एम्स दिल्ली के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रिवेंटेबल स्टेज ऑफ बेड शोर किसको बोलोगे? तो आप बोलोगे जिसका स्कोर 15 से 18 रहा है, माइल्ड रिस्क ऑफ बेड शोर हो रहा है, उसको हम प्रिवेंटेबल स्टेज बोलते हैं। और इस स्टेज में हम उसको किससे बचा सकते हैं? बेड शोर से बचा सकते हैं। आगे जैसे ही उसका स्कोर कितना आ गया? 13 से 14 आ रहा है। यदि किसी पेशेंट का स्कोर जो है 13 से 14 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट रिस्क है। क्या है? मॉडरेट रिस्क ऑफ बेड सोर है। रिस्क ऑफ बेड सोर। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, यदि किसी पेशेंट का स्कोर हमारा 10 से 12 के बीच में आ रहा है तो सीवियर रिस्क ऑफ द बेड सोर है। रिस्क ऑफ बेड सोर। ठीक है। यदि किसी पेशेंट का जो स्कोर है वो लेस देन 9 और 9 से कम आ रहा है तो बोलेगा वेरी हाई रिस्क। क्या है? वेरी हाई रिस्क के किसके? बेड सोर के। ये रिजल्ट है हमारा ब्रेडन स्कोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेड सोर का असेसमेंट करते हैं, उसके लिए जो स्कोर यूज किया जाता है ब्रेडन स्केल करते हैं। अगर आपसे पूछे बेड सोर में कौन सा स्केल यूज करते हैं? ब्रेडन स्केल यूज करते हैं। मिनिमम स्कोर की बात करें तो 6 होता है, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 23 होता है। टोटल पैरामीटर ऑफ ब्रेडन स्केल की बात करें तो 6 होगा। मोबिलिटी होगा, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, सेंसरी परसेप्शन और शेयरिंग फोर्स देखने को मिलता है। अगर आपसे बात करें 19 से 23 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आप बोलोगे कि नो रिस्क ऑफ बेड सोर है। 15 से 18 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड रिस्क ऑफ बेड सोर है। 13 से 14 के बीच में आ रहा है मॉडरेट रिस्क ऑफ बेड सोर है। 10 से 12 आ रहा है तो सीवियर रिस्क ऑफ बेड सोर है। और लेस देन 9 से कम आ रहा है तो हाई रिस्क ऑफ बेड सोर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेडन स्केल कंप्लीट होने के बाद प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। कि मान लो किसी पेशेंट को बेड सोर ही ना हो, उसके लिए हम क्या प्रिवेंशन करें? तो क्या प्रिवेंशन करोगे आप बताओ आगे फर्दर प्रिवेंट करने के लिए? तो पहला तो आप यही करोगे, चेंज पोजीशन, चेंज पोजीशन एवरी 2 हार्सली। हर 2 घंटे से आप उसकी पोजीशन चेंज करो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो? टू प्रोवाइड ऑफ टू प्रोवाइड ऑफ एयर मैट्रिक्स। क्या प्रोवाइड करो आप उसको? एयर मैट्रिक्स प्रोवाइड करो ताकि जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया उस पर प्रेशर कम से कम लगे और बेड सोर रिकवरी के चांसेस हो
आगे बेड सोर फर्दर ग्रोथ ना करें, उससे भी बेड सोर से आप बचा सकते हो। या जिस पेशेंट को बेड सोर होने की संभावना, उसको एयर मैट्रिक्स पहले से ही दे दो ताकि बेड सोर ना हो। तो चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स टू प्रोवाइड ऑफ द एयर मैट्रिक्स। थर्ड आप क्या कर सकते हो, टू मसाज, मसाज ऑफ पर्टिकुलर पार्ट की आप क्या कर सकते हो, मसाज करोगे तो वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। और उस एरिया की जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो किसके चांसेस होंगे, डिक्रीज रिस्क ऑफ बेड सोर। तो बेड सोर के जो रिस्क है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? थर्ड क्या कर सकते हो आप, सॉरी फोर्थ क्या कर सकते हो आप, मसाज ऑफ पर्टिकुलर पार्ट की मसाज कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो एयर मैट्रिक्स, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स। ये सब प्रिवेंशन वाले स्टेजेस है टू प्रोवाइड ऑफ हाई प्रोटीन डाइट, टू प्रोवाइड ऑफ हाई प्रोटीन डाइट। उसको क्या करो, हाई प्रोटीन डाइट आप प्रोवाइड करो। ये सारे के सारे प्रिवेंशन वाले स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बेड सोर से प्रिवेंट कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्सली कर दो आप, ठीक है। प्रोवाइड द एयर मैट्रिक्स, थर्ड टू मसाज द पर्टिकुलर पार्ट, फोर्थ आप कर सकते हो टू प्रोवाइड ऑफ द हाई प्रोटीन डाइट। अब हम बात करते हैं हम्म, अब हम बात करते हैं द मैनेजमेंट ऑफ द बेड सोर, मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर। बेड सोर का कैसे मैनेजमेंट करें हम, तो क्या क्या मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं आप। बेड सोर के मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो आप एक मैनेजमेंट को चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर्स, इसमें भी आएगा टू चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, टू प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, टू प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट। देखो मैनेजमेंट में आप एक इम्पोर्टेंट चीज ये कर सकते हो कि वार्म बल्ब जो होता है उसका यूज कर कर उस एरिया को क्या कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो। और ड्राई करने से बेड शोर के जो चांस हैं वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। कितने वोल्ट का बल्ब का यूज किया जाता है, तो 100 वोल्ट का बल्ब का यूज किया जाता है। कितने वोल्ट का, वोल्ट की बात करें तो 100 वोल्ट का बल्ब यूज किया जाता है। और ये पेशेंट, ये हमारा पेशेंट है और ये बल्ब है, मतलब बल्ब और पेशेंट के बीच में उल्टा कर दिया मैंने। आप ऐसे करो, ये पेशेंट लेटा हुआ है नीचे, ठीक है, ये ऊपर से ये बल्ब का फोर्स पड़ रहा है। पेशेंट और बल्ब के बीच में जो डिस्टेंस होती है 45 सेंटीमीटर होता है। कितनी डिस्टेंस होती है, 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। और दिन में 3 टाइम दे सकते हो आप, 3 टाइम अ डे, 3 टाइम अ डे। एक दिन में कितनी बार आप वार्म कर सकते हो पेशेंट को, 3 टाइम कर सकते हो। ड्यूरेशन कितना होता है, तो ड्यूरेशन होता है 10-10 मिनट, 10 मिनट का। कि मान लीजिए पेशेंट को हमने वार्म बल्ब के संपर्क में रखा और उस एरिया को हम ड्राई करना स्टार्ट करेंगे ताकि वो एरिया जो है वो मॉइस्चर वहां से नमी कम हो, धीरे धीरे वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो और वो जो बेड सोर है वो हीलिंग की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, 100 वोल्ट का बल्ब लेंगे, पेशेंट और जो हमारा पेशेंट है और जो बल्ब है उसके बीच की डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर रखेंगे। एग्जाम में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हम रखते हैं,
3 टाइम अ डे, एक टाइम में 3 बार हम कर सकते हैं। ड्यूरेशन 10 मिनट का होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, जिंक ऑक्साइड का पाउडर आता है एक, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक कंटेंट होता है, उसका यूज कर सकते हैं। ये जिंक ऑक्साइड क्या होता है, इंसुलिन कंटेनिंग मिनरल है, इंसुलिन कंटेनिंग मिनरल होता है, जो कि हमारे वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। जिंक ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, ये हमारे किस में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। तो जिंक ऑक्साइड का जो पाउडर होता है उसका यूज किया जाता है हीलिंग के लिए, क्योंकि ये इंसुलिन कंटेनिंग मिनरल है, जो कहीं ना कहीं हमारे वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। आपसे पूछे कि जिंक किस टाइप का मिनरल है, इंसुलिन कंटेनिंग मिनरल होता है, और इंसुलिन कहीं ना कहीं हमारे वुंड की हीलिंग में हेल्प करता है, वुंड की हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या मैनेजमेंट कर सकते हो, देखो जो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, जिस पेशेंट को बेड सोर होता है वहां पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है बाय द हेल्प ऑफ द कैथेटर, है ना। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी, ऑक्सीजन थेरेपी डायरेक्टली ऑन वुंड एरिया, या फिर बेड सोर, जहां पर बेड सोर हुआ है वहां पर उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जाती है बाय द हेल्प ऑफ कैथेटर, किसकी हेल्प से, कैथेटर की हेल्प से। और ये किस में हेल्प करता है, विच इज द हेल्प ऑफ द हीलिंग, विच इज हेल्प, विच इज हेल्प वुंड हीलिंग, जो कि हमारा जो वुंड बना था, जो घाव बन रहा था बेड सोर, वो हील होना स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकता है, देखो फर्स्ट डिग्री बेड सोर, फर्स्ट डिग्री बेड सोर, सेकंड डिग्री बेड सोर, सेकंड डिग्री बेड सोर, प्लस थर्ड डिग्री बेड सोर, इन सबको किलिंग कर सकते हो आप किससे, नॉर्मल सलाइन से। किससे कर सकते हो आप, नॉर्मल सलाइन से किलिंग कर सकते हो। एनएस का यूज किया जाता है जब भी आप ड्रेसिंग करोगे इसको किलिंग करने के लिए। लेकिन फोर्थ डिग्री बेड शोर, फोर्थ डिग्री बेड शोर के लिए आपको एक सॉल्यूशन का यूज करा जाता है, उस सॉल्यूशन का नाम है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है टू क्लीन दी फोर्थ डिग्री बेड शोर। 4 डिग्री बेड शोर को क्लीन करने के लिए आप किसका यूज करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करोगे। बात समझ में आई यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं, ये हमारा मैनेजमेंट तक कंप्लीट हुआ। मैनेजमेंट, कोई डाउट हो तो आप मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो एक इंसुलिन की जेल होती है, वो भी उस एरिया में लगाई जाती है जो भी हमारे वुंड हीलिंग के लिए हेल्प करता है। मैनेजमेंट के अंदर ही हम ये बात कर रहे हैं कि वुंड हीलिंग से बचने के लिए, वुंड हीलिंग करने के लिए मतलब हम किसकी हेल्प करते हैं, इंसुलिन जेल यूज कर लेते हैं। ये इंसुलिन जेल भी कहीं ना कहीं हमारे हीलिंग में हेल्प करता है। ग्रेन्यूल्स होते हैं ये देखो, डायबिटिक फूड है, तो हमने क्या करा, इंसुलिन की जेल लगाई, और इंसुलिन की जेल लगाने से ये जो बेड सोर बन रहा था ये हील होना स्टार्ट हो जाता है। इंसुलिन जेल अप्लाइड ऑन द वुंड एरिया, वुंड फ्री एंड हेल्दी फूड, और हमारा फुट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाता है, रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। एक इमेज और हमारे पास है अब, लास्ट इमेज जिसको बोलेंगे, और लास्ट ही है ये, बेड सोर से रिगार्डिंग सारी चीज हमने देख ली आज।
अगर आपसे पूछें द टाइप्स ऑफ द वुंड ड्रेनेज, अगर कोई घाव हो जाए तो वहां पर क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ द वुंड ड्रेनेज देखने को मिलता है। टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज। कौन कौन से ड्रेनेज देखने को मिलेंगे आपको वहां पर। तो पहला होता है सीरस फ्लूइड, यदि वुंड से सीरस फ्लूइड आ रहा है, कौन सा फ्लूइड आ रहा है, सीरस फ्लूइड आता है। दूसरा हो सकता है सेंग्वाइनस, बोल सकते हैं सेंग्वाइनस ड्रेनेज। तीसरा वुंड से कौन सा होता है, सीरस सेंग्वाइनस, क्या हो सकता है, सीरस सेंग्वाइनस ड्रेनेज हो सकता है। और फोर्थ ड्रेनेज हमारा हो सकता है प्रूलेंट ड्रेनेज, प्रूलेंट ड्रेनेज। ठीक है। सीरस फ्लूइड के अंदर क्या होगा, क्लियर फ्लूइड होता है। कैसा होता है, क्लियर फ्लूइड देखने को मिलता है सीरस के अंदर। आप देखोगे तो थिन क्लियर वाटरी फ्लूइड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, थिन क्लियर वाटरी फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड मेसिन। यदि थिन क्लियर और वाटरी फ्लूइड देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, सीरस फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। जबकि ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो रही है, यदि ड्रेनेज कैसा हो रहा है, ब्राइट रेड है, यदि ड्रेनेज हमारा ब्राइट रेड है तो ये इंडिकेट कर रहा है सेंगोइनस ड्रेनेज को। किसको कर रहा है, इसको बोलेंगे सेंगोइनस ड्रेनेज। इन दिस कंडीशन में हमारा जो ड्रेनेज आएगा ब्राइट रेड आएगा। यदि हमारा जो ड्रेनेज आने वाला है वो सीरस प्लस सेंगोइनस है, मतलब रेड भी है प्लस वाटरी भी है, तो वाटरी प्लस रेड कलर मिक्स हो गया तो उसको बोलते हैं सीरस सेंगोइनस। फिर ये लाइट रेड हो जाएगा, ब्राइट रेड नहीं होगा। प्रूलेंट के अंदर हमारा जो सिक्रेशन होते हैं थिक येलो और ग्रीन और फाउल स्मेल आएगी। कैसे आएगी, यहाँ पर फाउली स्मेल नजर आती है, इसको बोलते हो प्रूलेंट डिस्चार्ज। क्या बोलते हो, प्रूलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, प्रूलेंट ड्रेनेज होगा। तो चार टाइप के उंड ड्रेनेज देखने को मिलेगा। सीरस ड्रेनेज में क्लियर वाटरी होगा, क्या होगा, क्लियर वाटरी फ्लूइड होगा। यदि ब्राइट रेड हो रहा है, यदि ब्राइट रेड है, ब्राइट रेड कलर का आ रहा है, ये देखो एकदम चमकीला आ रहा है, तो उसको बोलोगे आप सेंगोइनस। यदि लाइट रेड आ रहा है, कैसा आ रहा है, लाइट रेड आ रहा है, क्योंकि दो चीजें मिलगी, सीरस, सीरस का मतलब वाटरी, सेंगोइनस का मतलब रेड, तो वाटरी प्लस रेड मिलने पर राइट लाइट रेड हो जाएगा, उसको बोलते हैं सीरस सेंगोइनस। और प्रूलेंट के अंदर आप देखोगे कि एक तो फाउली स्मेल आएगी, दूसरा यहाँ येलो कलर का देखने को मिलता है, तीसरा ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। तो ये प्रोलैंड डिस्चार्ज को इंडिकेट करता है। तो चार टाइप के होंगे, सीरस ड्रेनेज, सीरस सेंगोइनस ड्रेनेज, सीरस सेंगोइनस ड्रेनेज और प्रोलैंड प्रोलैंड ड्रेनेज। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने बेड सोर को डील किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं नॉर्मली कि बेड सोर का दूसरा नाम डेकुबिटस अल्सर होता है और प्रेशर अल्सर होता है। बेड सोर का दूसरा नाम क्या होता है, बेड सोर का दूसरा नाम होता है डेकुबिटस अल्सर या प्रेशर अल्सर। लोकलाइज्ड अल्सरेशन ऑफ द डिजीज इज नोन एज द बेड सोर। और लंबे समय से प्रेशर पड़ रहा है बोनी प्रोमिनेंट में, ब्लड सप्लाई कम होगी और बेड सोर होने के चांसेस बन जाएंगे। इटियोलॉजी क्या होगी, प्रेशर पे एक कारण हो सकता है, फ्रिक्शन एक कारण हो सकता है, मॉइस्चर शेयरिंग फोर्स जो कि एंगल होगा 30 डिग्री का। रिस्क फैक्टर में ओबेस पेशेंट है, थिन पेशेंट है, थिक पेशेंट है, उन सब में प्रेशर सोर्स के बेड सोर के चांसेस होते हैं। हमारे जो प्रेशर एरियाज होते हैं, स्केपुला हो सकता है, बटक्स हो सकते हैं, सेक्रम हो सकता है, हील हो सकती है, एल्बो रीजन हो सकता है, ये सब हमारे प्रेशर एरिया होते हैं। सुपाइन पोजीशन में हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे सेक्रल और स्केपुलर रीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रोन पोजीशन में हमारे चिक, ईयर और नी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेटरल पोजीशन में ग्रेटर ट्रोकेंटर मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता है।
फाउलर पोजीशन के अंदर सेक्रम का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्टेजेस ऑफ बेड सोर में 4 स्टेजेस थी। पहली स्टेज ऑफ बेड सोर में हमें क्या होता है, नॉन ब्लीचेबल अरिथमा नजर आता है, हार्डिंग शाइन उसको बोलते हैं, और वहां पर स्किन जो थी इंटेक्ट बनी रहती है और रेड कलर की स्किन नजर आएगी। सेकंड डिग्री बेड सोर में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, पस बनना स्टार्ट हो जाता है उस वाले एरिया में, और वो एरिया जो होता है हमारा कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर का होना स्टार्ट होता है, पेन प्रेजेंट होता है। थर्ड डिग्री बेड सोर के अंदर हमें मैक्सिमम पेन प्रेजेंट होगा, और फोर्थ डिग्री बेड सोर के अंदर हमें कोई पेन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। असेसमेंट ऑफ बेड सोर में ब्रेडन स्केल का यूज करते हैं। ब्रेडन स्केल में 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें मॉइस्चर होता है, मोबिलिटी होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है, सेंसरी परसेप्शन होती है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मिनिमम स्कोर 6 बोलते हैं, मैक्सिमम स्कोर हमारा 23 होता है, ठीक है। 19 से 23 के बीच में आ रहा है तो नो रिस्क ऑफ बेड सोर है। 15 से 18 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड रिस्क ऑफ बेड सोर है, इसको प्रिवेंटेबल स्टेज भी बोलते हैं। 13 से 18 के बीच में 13 से 15 के बीच में आ रहा है तो उसको हम बोल देंगे मॉडरेट, और 10 से 12 के बीच में आ रहा है तो सीवियर रिस्क है, और यदि लेस देन 9 और 9 से कम आ रहा है तो वेरी सीवियर रिस्क है। प्रिवेंटेबल ऑफ बेड सोर to changes position every 2 hours, to provide of the air matrix, to massage the particular part, और हाई प्रोटीन डाइट उसको प्रोवाइड करवाओ। मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, वार्म बल्ब का यूज किया जाता है, 45 डिग्री का डिस्टेंस रखा जाता है, और 100 वोल्ट का बल्ब यूज करा जाता है, और 3 टाइम अ डे, एक बार में 3 टाइम यूज कर सकते हैं आप, 10-10 मिनट का ड्यूरेशन लेकर, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है उनको हील करने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर वाला पार्ट जो वो ड्राई हो जाए और उस एरिया में ब्लड सप्लाई अच्छी रहे, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, 4 डिग्री बेड सोर को क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज भी किया जाता है। टाइप्स ऑफ वुंड 4 टाइप के होते हैं, सीरस होता है, सेंगुइनस होता है, पुरुलेंट होता है, और सीरस सेंगुइनस होता है। सीरस में क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, सेंगुइनस में ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग देखने को मिलेगी ड्रेनेज में। सीरस सेंगुइनस में क्या होगा कि वाटरी प्लस रेड होता है, इसलिए लाइट रेड होगा, और पुरुलेंट में हमें फाउली डिस्चार्ज होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। बेड सोर, देखो बेड सोर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है से, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ये टॉपिक वहां से आता है। हम फंडामेंटल के हर टॉपिक के वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई टॉपिक मिस हो जाए जो एग्जाम में आए और आपको नहीं है। हम सारी की सारी वीडियो अपलोड कर देंगे, हालांकि हमें टाइम लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक दिन हम सारे के सारी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। कोई कमी आपको दिखती है, कोई चीज़ अगर आपको गलत समझ में आती है कि गलत पढ़ा दिया, गलत बता दिया, तो आप कमेंट मुझे डाल दीजिए। कभी-कभी हो जाता है कि जब आप वीडियो बनाते हैं कुछ चीज़ मिस हो सकती है आपके माइंड से, ठीक है? बट हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट दें, और उस पे हम काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच पेशेंस से सुनने के लिए, और धन्यवाद। इसको यहीं समाप्त करते हैं अपन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।